बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सेकंड लेक्चर है आज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। तो पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और स्पेशली प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो उसमें ज़रा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है वो थोड़ा सा पार्ट रह गया था, तो वो मैं उससे स्टार्ट करता हूँ। तो ये नोट्स मैंने LMS पे शेयर कर दिए हैं, तो PDF मटेरियल आप उधर से एक्सेस कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर जो स्टूडेंट नहीं अगर कर सके ज्वाइन, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं लिंक शेयर कर दूँगा उसका, तो आप उधर से देख सकते हैं। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, जिसमें डीएनए और आरएनए दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो उनका एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर उनका होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर या टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये ऐसे ही है जैसे आप कहते हैं जी वन डायमेंशनल कोई इमेज है, टू डायमेंशनल और फिर थ्री डायमेंशनल। तो इसी तरह डीएनए का भी एक प्राइमरी स्ट्रक्चर जो आप लीनियर फॉर्म में देखते हैं, फिर सेकेंडरी जिसमें उसकी हेलिक्स ग्रूव्स वगैरह आप देख सकते हैं या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर थ्री डायमेंशनल में जैसे नेचर में वो पाया जाता है सेल के अंदर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर मैंने ये कुछ हाईलाइट किया, लेकिन आपके नोट्स में हाईलाइटेड नहीं है। आपने इधर से हेडिंग्स नोट करनी है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर मैं इसमें से गो थ्रू कर रहा हूँ। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है वो इस कह लें इमेज से रिलेटेड है, या यहाँ से मैं इसको कह लें आपको ब्रीफ करता हूँ। तो सबसे पहले जो बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लिक एसिड का, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, वो होता है उसकी तीन कह लें उसके कंपोनेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, एक फिर होती है उसमें शुगर, और फिर थर्ड होता है फॉस्फेट ग्रुप्स। तो जो मैंने बात की नाइट्रोजनस बेसिस की, तो नाइट्रोजनस बेसिस ओवरऑल दो टाइप की होती हैं। एक को हम कहते हैं प्यूरिन्स नाइट्रोजनस बेसिस और दूसरे को हम कहते हैं पायरीमाइडिन्स। और प्यूरिन बेसिस जो हैं उनका फीचर ये है कि दे आर डबल रिंग, दो रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं। तो हम उसकी ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री में नहीं हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कि वो कैसे फ्यूज हैं, लेकिन सिंपली ये कि दे आर टू रिंग्स विच आर फ्यूज टुगेदर। तो इनकी मेन फीचर ये है, और ये इनकी नाम जो हैं इन प्यूरिन्स के वो हैं एडेनिन एंड गुआनिन। एडेनिन को कैपिटल A और गुआनिन को कैपिटल G भी लिखते हैं। जब डीएनए का सीक्वेंस लिखा जाता है तो A और G से मुराद होता है कि इसमें ये नाइट्रोजनस बेस, इसमें ये नाइट्रोजनस बेस है। और दूसरी टाइप जो मैंने कही पायरीमाइडिन्स, ये ओवरऑल तीन टाइप की होती हैं, लेकिन एक टाइम में डीएनए या आरएनए में इनमें से कोई सी दो होती हैं। तो आरएनए के अंदर यूरासिल, एक्सक्लूसिवली यूरासिल जो नाइट्रोजनस बेस है या पायरीमाइडिन जो है वो सिर्फ आरएनए में होती है, और जो डीएनए है उसमें थाइमीन होती है। ठीक है, तो साइटोसिन दोनों में होती है। तो साइटोसिन को कैपिटल C, यूरासिल कैपिटल U और थाइमीन कैपिटल T। तो ये एक डिफरेंशियल फीचर है, क्वेश्चन में आपकी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है जी कि थाइमीन जो है कह लें कि वो आरएनए में होती है कि डीएनए में होती है। तो ये अंडरस्टूड कर लें कि ये डीएनए में थाइमीन होती है और आरएनए में यूरासिल होगी, U होगी, उसमें थाइमीन नहीं हो सकती। अगर गलती से किसी ने लिखा भी हो सीक्वेंस के ये आरएनए का सीक्वेंस है, तो आप ऑटोमेटिकली जहाँ T लिखा है उसको U कर दें, या U आरएनए सीक्वेंस लिखा है उसको आपने डीएनए में कन्वर्ट करना है सीक्वेंस में, तो आप U को रिप्लेस कर दें विद T। तो ये एक डिफरेंशियल फीचर मैंने आपको बताया। तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर नाइट्रोजनस बेसिस एंड व्हाट आर देयर टाइप्स, और आरएनए डीएनए में क्या फ़र्क है इनके लिहाज से। फिर एक टर्म आ जाती है, इसको हम बोलते हैं दूसरी जो चीज़ है वो मेन जो इंग्रेडिएंट है डीएनए का वो है शुगर। तो शुगर जो है वो बेसिकली पेंटोज शुगर होती है इनमें। पेंटोज शुगर मीन्स 5 कार्बन वाली शुगर, जिसको राइबोज कहते हैं। अगर आरएनए है तो राइबोज शुगर जो है इसका जो कार्बन नंबर 2, ये 2 प्राइम लिखा हुआ है,
तो कार्बन नंबर 2 जो है उसके ऊपर OH होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और जो DNA है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस पोजीशन पे नहीं होता, इसीलिए उसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। तो ये डिफरेंस अगेन DNA और RNA का पता होना चाहिए कि कौन सी शुगर किस टाइप के न्यूक्लिक एसिड में होती है। तो DNA में डीऑक्सीराइबोज और RNA में राइबोज शुगर होती है। तो ये दो कंपोनेंट मैंने आपको बताए न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के। जो थर्ड कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं वो फास्फेट ग्रुप है। ये P डबल बॉन्ड O, इसके 3 साइडों पे OH OH और OH होते हैं। तो अगर तो ये तीनों कंपोनेंट आपस में कोवेलेंटली अटैच्ड हों तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन अगर फास्फेट अटैच ना हो, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस कोवेलेंटली अटैच हो विद राइबोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड क्या है कि फास्फेट अटैच है कि नहीं है। ठीक है, तो ये एक चीज़। अब इसमें जो फर्दर याद रखने वाली बात है वो ये कि नाइट्रोजनस बेस जो है वो कहाँ अटैच होती है शुगर के साथ। तो इसमें एक कन्वेंशन है, एक स्टाइल है राइटिंग का, वो ये कि शुगर जो है उसके, जैसे मैंने कहा कि 5 कार्बन है इसमें, तो ये इसका इसका स्ट्रक्चर लिखने का तरीका का ये है, जैसे ये पेंटागन टाइप एक शेप बनाई गई है। तो उसमें एक कार्बन जो है नंबर 1 इस साइड पे होता है, 2 3 4 और 5th जो है ये वाला। ठीक है, और इनके साथ प्राइम एक ये ऊपर करके एक जो डैश सी लगाई है इसको कहते हैं प्राइम। तो कार्बन प्रेजेंट इन शुगर्स उसको प्राइम्ड कहते हैं कि, और अल्दो के ये नाइट्रोजनस बेसिस में भी कार्बन मौजूद है उसको प्राइम नहीं कहते। ठीक है, ये कन्वेंशन है। तो जहाँ कहीं भी लिखा हो 1 प्राइम 2 प्राइम तो समझ लें कि DNA में ये शुगर का कार्बन का जिक्र हो रहा है। तो एक चीज़ होगी। फिर अब जो याद रखना है स्ट्रक्चर में वो ये कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर या न्यूक्लियोसाइड के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है वो शुगर के साथ कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होती है। ठीक है, ये याद रखना है कि नाइट्रोजनस बेस वो चाहे कौन सी भी हो, प्यूरिन हो, पायरीमाइडिन हो, वो पहले मैं बता आया हूँ कि DNA में कौन सी होती हैं, RNA में कौन सी होती हैं, या फ़र्क क्या है उनमें। तो वो कार्बन नंबर 1 से अटैच होती है। फिर जो दूसरा है इसमें फास्फेट, तो फास्फेट जो है वो किसी एक न्यूक्लियोटाइड में अगर आप देखें तो वो कार्बन नंबर 5 C5 जो है उसके साथ वो कोवेलेंटली अटैच होती है। अगर अटैच नहीं होगी तो वो CH2OH होगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, जब फास्फेट अटैच होगी तो उसका OH और इसका OH मिलके OH2 और रिलीज हो जाएगा और वहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन गया। तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है एक न्यूक्लियोटाइड का। इसको आपने ज़रा, यानी आपके एग्जाम में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि टिपिकल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ड्रा करें। तो इसमें जो ये नाइट्रोजनस बेस में आप गड़बड़ कर सकते हैं कि आपको इसका स्ट्रक्चर याद ना रहे। ओपन बुक हुआ तो फिर तो मुश्किल नहीं है, लेकिन यह है कि अगर वैसे एग्जाम में आ जाए तो कम से कम इसके रिंग याद होने चाहिए कि आप ये डबल रिंग बना रहे हैं कि सिंगल रिंग बना रहे हैं। डबल रिंग कौन सी हैं, तो 2 ही बेसिस हैं, AG एडिनिन गुआनिन और फिर दूसरी 3। और फिर नाइट्रोजन शुगर, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, इसको रटा लगा सकते हैं आप। और फास्फेट वैसे P डबल बॉन्ड और OH इसके 3 इसके साथ हैं। तो एनीवेज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जिसे हम ATP कहते हैं, तो वो एक एग्जांपल है न्यूक्लियोटाइड की। ठीक हो गया। तो अब फास्फेट ना लगाएं तो उसको हम कह देंगे न्यूक्लियोसाइड। अब आ जाते हैं इसमें फर्दर के जो DNA या RNA होता है वो क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियोटाइड मल्टी न्यूक्लियोटाइड्स से मिला बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे दीवार है तो उसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट या बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, एक ईंट, सारी ईंटें मिलेंगी तो एक दीवार बनेगी खास तरतीब से। तो इसी तरह DNA है या RNA है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियोटाइड, जैसे जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया। तो एक न्यूक्लियोटाइड हो, जैसे आप देख रहे हैं कि बेस को उसने ज़रा ड्रा नहीं किया, सिंपल लिख दिया बेस।
वो इसकी शुगर नंबर 1 के साथ अटैच, शुगर का स्ट्रक्चर बनाया, उसके 5th पोजीशन पे उसने अटैच कर दिया फास्फेट। तो ये अब एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो अब एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होगा, कोवेलेंटली बॉन्ड बनाएगा, तो वो बॉन्ड कैसे बनना है इसको ज़रा आपने याद रखना है कि वो बॉन्ड बनता है नंबर 3 पोजीशन जो है ना कार्बन, उसके साथ OH जो लगा हुआ है DNA या RNA में, उस OH के साथ एक और फास्फेट जो नीचे समझें या साइड पे जो है या नीचे या साइड जैसे मर्जी कह लें, एक और न्यूक्लियोटाइड जो है जिसके साथ फास्फेट है, वो फास्फेट पोजीशन नंबर 3 पे जाके बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, उसका OH और ये यहाँ पर जो शुगर का OH होता है वो उनको एक बॉन्ड बनाएगा। तो वो उसको इस बॉन्ड को कहते हैं ईस्टर लिंकेज या ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो अब एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड आपस में एक ईस्टर बॉन्ड से अटैच्ड हैं। तो ये तो इन दो न्यूक्लियोटाइड की बात होगी। अब इसी तरह दो के बाद जो तीसरा न्यूक्लियोटाइड जब अटैच होगा तो वो कैसे होगा, वो भी इसी तरह इस शुगर का जो इस पोजीशन नंबर 3 है इसके साथ नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हो जाएगा उसी तरह। तो अब ये दो ईस्टर बॉन्ड बन गए, तो इसको कहते हैं फास्फोडाइस्टर लिंकेज या फास्फोडाइस्टर बॉन्डेज या बॉन्ड्स। ठीक है, तो जब दो फास्फेट बॉन्ड हों तो डेफिनेटली आप याद कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि ये अब 3 न्यूक्लियोटाइड अटैच हो गए हैं। तो 2 फास्फेट बॉन्ड, 3 फास्फेट बॉन्ड होंगे तो डेफिनेटली 4 न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो ऐसे ये चेन बढ़ती जाएगी तो न्यूक्लियोटाइड, मल्टी न्यूक्लियोटाइड या पॉली न्यूक्लियोटाइड एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं DNA या RNA कह सकते हैं, डिपेंडिंग कि कौन सी शुगर है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझना है, वो उसकी डिस्क्रिप्शन ऊपर भी है और उसको मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अब कुछ और बातें इससे रिलेटेड है, वो ये कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है DNA या RNA, उसकी एक ना डायरेक्शन है। ठीक है, उसकी एक पोलैरिटी लिखी जाती है या बोली जाती है, एक कन्वेंशन है। वो डायरेक्शन कैसे कि इसमें आपने देख लिया कि न्यूक्लियोटाइड का ये जो एक स्ट्रक्चर ड्रा किया गया है, इसके एक एंड पे वो 5 कार्बन जो है 5 प्राइम कार्बन, उस पे क्या है अटैच, फास्फेट। उसको 5 प्राइम एंड लिखा हुआ, उस पे अटैच है फास्फेट। और जो दूसरा एंड है उधर आप देख रहे हो उसको कहते हैं 3 प्राइम एंड, और वहाँ पर फास्फेट नहीं है, सिंपल शुगर है और उसके साथ बेस अटैच है। तो इस कन्वेंशन की बेस पे जो न्यूक्लिक एसिड की डायरेक्शन है वो लिखी जाती है 5 प्राइम डैश 3 प्राइम। ठीक है, तो 5 प्राइम पे अंडरस्टूड है कि वो इसका फास्फेट ग्रुप अटैच होगा, तो इसको पहले लिखते हैं 5 प्राइम। ठीक है, और कई लिखते भी नहीं है, उसको जस्ट अज्यूम कर लेते हैं कि ये इसका DNA का जो 5 प्राइम साइड है वो कौन सी है, जिस साइड पे फास्फेट अटैच होता है। 3 प्राइम साइड कौन सी DNA की, जिस पे फास्फेट अटैच नहीं होता, इस तरह। ठीक है, तो तो ये DNA की डायरेक्शन ये आपके सामने जो आप डिस्क्रिप्शन की पढ़ेंगे तो इसमें कुछ बातें मोस्टली मैंने डिस्कस कर ली हैं। इसमें फ़र्ज़ करें कि अगर आपने सीक्वेंस लिखना है DNA का, तो वह इसकी जो नाइट्रोजनस बेसिस की ही बेस पे आप उसको ड्रा करते हैं। जैसे ये लिखा है CGGATCT, तो सी साइटोसिन है, गुआनिन, फिर एडेनिन, फिर थाइमिन। ठीक है, तो क्योंकि नाइट्रोजनस बेस ही डिफरेंट होती है, बाकी शुगर और जो नाइट्रो क्या उसे कहते हैं, शुगर और फास्फेट तो हर एक न्यूक्लियोटाइड में मौजूद होता है। तो सीक्वेंस इस तरह लिखा जाता है। और टर्मिनोलॉजी जो मैंने बोली 5 प्राइम 3 प्राइम वाली, अगर सिर्फ ऐसे लिखा हो तो हमें नहीं पता चलेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है, कि कहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो जब DNA सिंथेसाइज किया जाता है, PCR के लिए प्राइमर बनाए जाते हैं या DNA सीक्वेंसिंग करवाई जाती है, तो उसमें अज्यूम किया जाता है कि उसकी एक 5 प्राइम साइड बताई जाए, कौन सी इसकी साइड 5 प्राइम है। तो जनरली DNA लिखा ही 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में जाता है। तो उसको फर्दर उसने एक्सप्लेन ऐसे किया है कि 5 प्राइम लिख दिया, आगे उसने P डाल दिया, वो ना भी डाला होता, P सिंपल 5 प्राइम लिखा होता, तो वो भी अंडरस्टूड था कि ये इसकी यहाँ सीक्वेंस आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी C से CGGGATCT। ठीक है, तो
ये तो हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर और उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर और उसकी कुछ कन्वेंशन के 5 प्राइम एंड क्या होता है, 3 प्राइम एंड क्या होता है। डीएनए को लिखा जाए तो वो अंडरस्टूड है कि वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में लिखा जाएगा। नाइट्रोजनस बेसिस की टाइप्स आपको बता दी, प्यूरिन्स होती हैं, थायमीन, पायरीमाइडीन्स होती हैं। प्यूरिन के अंदर एडेनिन और गुआनिन होती है, पायरीमाइडीन्स के अंदर साइटोसिन, थायमीन या यूरासिल होती है, और यूरासिल एक्सक्लूसिवली आरएनए में होती है। ठीक हो गया। ये बेसिक बातें बताने के बाद अब हम आ जाते हैं इसकी जो है ये डायरेक्शन के बारे में। अगेन उसने ड्रा किया हुआ तो 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। अब चूँकि डीएनए जो है वो डबल उसका कह लें होते हैं स्ट्रैंड्स, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है जिसको आपने फर्ज करिए 3 प्राइम से लेकर 5 प्राइम की तरफ लिखा हुआ है, और तो दूसरा जो स्ट्रैंड है उसको हम उसके लिए टर्म बोलते हैं कंप्लीमेंट्री होता है उसका। यानी कि जो 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में सीक्वेंस आप लिखेंगे तो उसका जो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, यानी दूसरा जो स्ट्रैंड है उसका सीक्वेंस जो है उसका अपोजिट होगा और कंप्लीमेंट्री होगा, और दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, एक ही डायरेक्शन में नहीं होते दोनों। ये जो मैंने लफ्ज़ बोला कंप्लीमेंट्री, इसका मतलब क्या है तो फर्ज करें ये आपके सामने जो एक सीक्वेंस लिखा हुआ है CGCT, तो ये अंडरस्टूड है कि ये इसका 5 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम एंड है। तो इसका जो दूसरा स्ट्रैंड है कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड, वो इसका 3 प्राइम ये है तो उसका ये जो है वो 5 प्राइम होगा। अगर इसका ये 5 प्राइम है तो दूसरे स्ट्रैंड का ये 3 प्राइम होगा, एक चीज़। और दूसरा इसका सीक्वेंस इधर C है तो दूसरे स्ट्रैंड का इधर G होगा, इसका G है तो उसका C होगा, अगेन A है तो उसका P होगा। तो ये जो कंप्लीमेंटैरिटी है ये आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे कि जब भी साइटोसिन होगा तो उसका कंप्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड है वो G है, G का कंप्लीमेंट्री C है, A का कंप्लीमेंट्री T है, और T का कंप्लीमेंट्री A, C का अगेन G। तो दूसरे स्टैंड का सीक्वेंस लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि वो इसका कंप्लीमेंट्री है, यानी इसका अपोजिट है। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप ये याद रख रहे हैं कि साइटोसिन अगर बोला जाए तो वो कौन सी बेस है, पायरीमाइडीन बेस है। G बेस कौन सी है, प्यूरिन बेस है। तो साइटोसिन जो है बीइंग ए पायरीमाइडीन बेस, ये दूसरे स्ट्रैंड के पायरीमाइडीन से नहीं अटैच होगी, दूसरे स्ट्रैंड के ये गुआनिन सॉरी जो प्यूरिन बेस उसी से अटैच होगी। तो प्यूरिन में दो ही चॉइसेस हैं सी के अपोजिट अटैच होने के लिए, वो कौन सी हैं, एडेनिन और गुआनिन। तो एडेनिन जो है वो कंप्लीमेंट्री है टी का, ठीक है, और सी का कंप्लीमेंट्री क्या है, जी यानी गुआनिन। तो होपफुली ये आपको इसकी समझ आ गई होगी, वरना आप इसको डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आप इसको मज़ीद आप समझ सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको कंप्लीमेंटैरिटी की चीज़ें बताई ये आ जाती हैं डीएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, कि डीएनए जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। तो इसको मैं ज़रा इसको लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, फिर साथ साथ इसको हम ज़रा समझते जाते हैं। तो सिंपली समझने के लिए एक आपको मैं ज़रा इमेज एक शेयर करना चाह रहा हूँ। तो ये आपको एक इमेज नज़र आ रही है। तो ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर लीनियर फॉर्म में हो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स मैंने आपको बताया न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मीन्स जब इसकी आप 2 डायमेंशनल इमेज देखें, तो ये 2 डायमेंशनल में जब आ जाएँ हम डीएनए के, तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं ओवरऑल, वैसे 3 होती हैं लेकिन नेचुरली एक टाइप जिसको कहते हैं राइट हैंडेड डबल हेलिक्स,
और एक जो लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स है ये अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन डीएनए अडॉप्ट करता है। जनरली ये राइट हैंडेड डबल हेलिक्स होता है। तो डबल हेलिक्स मीन दो इसके स्ट्रिंग्स या स्ट्रैंड होते हैं जो कि कह लें आपस में ट्विस्टेड होते हैं, कॉइल्ड होते हैं। तो इसका एक स्ट्रैंड आप देख रहे हैं, इसका 5 प्राइम एंड ये है, तो ये ऐसे कॉइल्ड होके इसका 3 प्राइम एंड, और उसका जो जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो, इसका अगर 3 प्राइम इस साइड पे है तो दूसरे का 5 प्राइम होगा इस साइड पे, और वो इस तरह ट्विस्ट होके 3 प्राइम इधर आ गया। तो ये जो ट्विस्टिंग है इसका एक ख़ास पैटर्न है, ये बड़ी स्पेसिफिक होती है। जिसमें जो राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड एक करेंट टर्मिनोलॉजी है उसको ज़रा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ये इमेज जिसमें थम्स बने हुए हैं? यस सर, आ रहा है। जी सर, आ रहे हैं। अच्छा, चलेंगे। तो ये जो सर आवाज कट रही है आपकी। एक मिनट, आवाज़ कटना वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो इंटरनेट का इशू है। तो एनीवेज ये जो मैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की बात बता रहा हूँ, वो डीएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, तो वो डीएनए कैसे कॉइल्ड है, कैसे ट्विस्टेड है, तो वो चीज़ मैं ज़रा बता रहा हूँ कि तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक राइट हैंड अगर आप अपना करें, उसका जो थंब है वो जैसे इमेज में नज़र आ रहा है कि उसकी डायरेक्शन, और अब ये जो कॉइलिंग है इसको, इसका जो पैटर्न देखें या उसकी डायरेक्शन देखें, समझे ये एरो की फॉर्म अगर जाए तो ये ऐसे कॉइलिंग चल रही है ऐसे, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं ये इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ योर फिंगर्स इफ़ यू हैव पॉइंटेड योर राइट हैंड। तो जैसे आपकी फिंगर्स रोटेट कर रही हैं, अगर इसी डायरेक्शन में कॉइलिंग हो रही है तो वो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। इसका अपोजिट आपका अगर लेफ्ट हैंड है तो इसमें आप देखेंगे कॉइलिंग का पैटर्न जो है, ठीक है। तो वो अगेन लेफ्ट हैंड की फिंगर्स की डायरेक्शन में हो अगर कॉइलिंग, तो वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स कहते हैं। तो ये एक जस्ट एक टर्मिनोलॉजी है, इसको ज़रा आपने बस ऐसे ज़रा याद रख लेना है। और डबल हेलिक्स तो होता ही होता है, डीएनए आरएनए सिंगल हेलिक्स है, तो लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर दोनों का होता है। लेकिन डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर में डबल स्ट्रैंड होंगे, तो आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होगा। तो अब फर्दर इसमें हम ज़रा इसका स्ट्रक्चर को मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो ये एक टेबल है, इसको ऐसा याद नहीं करना आपने, जस्ट ये बताना मकसद है कि डीएनए की जो फॉर्म्स हैं वो, सॉरी, डीएनए की जो हेलिक्स होती हैं वो मोस्टली राइट हैंडेड हेलिक्स होती हैं, और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स जो है वो अंडर सर्टेन कंडीशंस, अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, या कह लें डीएनए में म्यूटेशन वगैरह हो जाएं तो फिर ये जो डायरेक्शन अडॉप्ट होती है, अदरवाइज राइट हैंडेड हेलिक्स ही होता है। और राइट हैंड हेलिक्स में भी मोस्टली जो फॉर्म होती है डीएनए उसको कहते हैं बी फॉर्म। ए और सी भी होती है, वो डिपेंडिंग कि ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में कितनी है। तो अगेन इसकी ज़्यादा डिटेल में आप बेशक ना जाएं। तो आपने जो याद करना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, वो ये एक पैरा, इसको मैं ज़रा क्विकली पढ़ता हूँ कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज इन डीएनए आर यूजुअली फाउंड इन द शेप ऑफ राइट हैंडेड डबल हेलिक्स। तो ये मैंने बताया कि वो राइट हैंडेड और डबल हेलिक्स में मोस्टली होता है, इन विच बेसिस ऑफ 2 स्ट्रैंड्स लाई इन द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। बेसिस मीन्स जो इसकी नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो समझो वो अंदर की तरफ होती हैं, और जो बैकबोन है डीएनए की, यानी कि बैकबोन होती है शुगर और फास्फेट, जो कि कांस्टेंट होती है, हर डीएनए में होगी, न्यूक्लियोटाइड में होगी, लेकिन वेरिएशन किस में आती है, नाइट्रोजनस बेस में। तो नाइट्रोजनस बेस डीएनए के अंदर वाली साइड पे होगी, और बाहर जो उसकी बैकबोन है वो शुगर फास्फेट बैकबोन जो है वो आउटसाइड पे होगी, ठीक है। तो ये डबल हैंडेड हेलिक्स, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स की एक डिस्क्रिप्शन है। A crucial feature of this double-stranded structure is that it depends on the sequence of bases in one strand
being complementary to that in the other. अगेन मैंने बताया आपको एक स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है जो कि डेफिनेटली नाइट्रोजनस बेस की बेस पे डिटरमिन होता है, तो एक का सीक्वेंस दूसरे का अपोजिट होता है और कम्प्लीमेंट्री होता है। तो कम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है? ए प्योरीन बेस अटैच टू ए शुगर रेजिड्यू ऑन वन स्ट्रैंड इज ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द पायरिमाइडीन बेस अटैच टू ए शुगर रेजिड्यू ऑन द अदर स्ट्रैंड। इसको ऐसे ये स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो फर्ज करें एक साइड का स्ट्रैंड है तो उधर ये गुआनिन, अगर आपको याद रह गया तो गुआनिन क्या होती है? प्यूरिन बेस होती है। तो ये इसका कम्प्लीमेंट्री होता है सी साइटोसिन, और साइटोसिन होती है पायरिमाइडीन। तो एक गुआनिन या कहलें एक प्यूरिन जो है दैट इज ऑलवेज बॉन्डेड टू ए पायरिमाइडीन बेस, और फर्दर उसमें गुआनिन साइटोसिन के साथ अटैच होती है या साइटोसिन गुआनिन के साथ अटैच होती है, और इनके दरमियान 3 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड यानी कि होता है। और इसी तरह दूसरी जो कन्वेंशन है वो ये है कि अगर एक स्टैंड पे थाइमीन न्यूक्लियोटाइड है तो दूसरे स्टैंड पे इट विल बी ऑलवेज एडिनिन न्यूक्लियोटाइड, और इन दोनों के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये ज़रा याद रखना है कि शुगर फास्फेट बैकबोन वो तो दोनों में ही है, ठीक है, वेरिएशन उसमें है नाइट्रोजनस बेस की। तो ये जी एक फर्ज कर एक सीक्वेंस है, तो इधर अगर जी है तो उधर सी होगा, इधर टी है तो उधर ए होगा, इधर ए है तो उधर टी होगा, अगेन जी और सी होगा, ठीक है। तो ये ज़रा कन्वेंशन आपने याद रखनी है, इसको आप एक रटा लगा लें, जो भी कह लें। फिर फर्दर इसमें क्या है, इस स्ट्रक्चर में बातें मैं पहले भी बता गया हूँ कि 2 स्टैंड अगर हैं तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, तो दूसरा इधर 5 प्राइम और इधर 3 प्राइम है। फिर इसमें फर्दर एक क्या चीज़ है कि अगर आप इसका ये स्ट्रक्चर देखें जो कि राइट हैंडेड डबल हेलिक्स है, तो उसमें इसके 2 टर्म बोली जाती हैं, लॉन्ग ग्रूव और स्मॉल ग्रूव। स्मॉल ग्रूव और लॉन्ग ग्रूव, तो वो कैसे है? ये अगर आप इस साइड पे देखें तो ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है ये इसके मुकाबले में छोटी है, इसको कहते हैं मेजर ग्रूव या लॉन्ग ग्रूव, और ये ऊपर वाला जो है ये क्या है? स्मॉल ग्रूव। तो ये डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसमें ये टर्मिनोलॉजी बोली जाती है कि इन रियल फॉर्म जो डीएनए होगा उसमें एक स्मॉलर ग्रूव होगा और एक लार्जर ग्रूव होगा, और आप इसको ऐसे ड्रा करके समझा सकते हैं कि ये लार्जर ग्रूव है, ये स्मॉलर ग्रूव है। और फिर इसमें एक टर्म बोली जाती है टर्न, जैसे ये लिखा होगा 10 बेस पेयर्स पर टर्न। तो बेस पेयर का मतलब ये एक बेस और ये दूसरी बेस, ये पेयर हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या यहाँ से स्टार्ट करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है, यानी 10 बेसिस पर टर्न। ये एक करेक्टरिस्टिक है डीएनए का कि अगर डीएनए राइट हैंडेड डबल हेलिक्स है तो पर टर्न नंबर ऑफ बेसिस या नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो तकरीबन 10 होते हैं, 10 पेयर्स पर टर्न, ठीक है। ये एक कन्वेंशन है डीएनए डबल हेलिक्स की, और फर्दर उसमें राइट हैंडेड डबल हेलिक्स की, इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स पर टर्न होते हैं। यही बात इधर इसने टेबल बना के शो की हुई थी ये वाली, तो उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। बाकी अगर राइट हैंडेड होगा ए फार्म तो उसमें 11 टर्न होंगे, अगर सी फार्म होगा तो उसमें 9.3 टर्न्स होंगे, और अगर रेयर फार्म होती है जेड फार्म, जो कि मैंने जैसे कहा नेचुरली नहीं होती, या तो लैब कंडीशन में होगी या कुछ एक्सपेरिमेंटली उसमें म्यूटेशंस आ जाएं, तो वो फिर ये हेलिक्स बनता है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। तो उसमें पर टर्न जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 12 होते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एक थोड़ी सी आपको डिस्क्रिप्शन बताई मैंने। अब तो कम्प्लीमेंटरिटी आपको मैंने समझा दी कि ए ऑलवेज पेयर्स विद थाइमीन। अगर आरएनए है तो उसके अंदर अंडर रेयर कंडीशन, आल्दो का आरएनए डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, लेकिन सम टाइम आरएनए अज्यूम ए डबल स्टैंड ड्यू टू
सेल्फ कम्प्लीमेंटेरिटी, ये डीएनए आरएनए आपस में ही ऐसे मुड़ के हो गया है कि उसका अपना ही जो यूरासिल है वो अपने उसके एडेनिन से पेयर अप हो रहा है। वो आगे आपको एक स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। फिलहाल आप ऐसे समझिए कि डीएनए है, तो डीएनए में ए विल बाइंड विद टी एंड टी विल बाइंड विद ए एंड सेम जी विल बाइंड विद सी एंड सी विल बाइंड विद जी। तो फर्दर इसमें फिर क्या है, अब when these conditions are met, a stable double helix structure is formed with the backbones of two strands on average at a constant distance apart। तो ये कहने का मकसद ये, अगर स्ट्रक्चर इधर देखें कि अगर ये पेयरिंग जो है वो जैसे कन्वेंशन है वैसी होगी, तो ये जो बैकबोन्स हैं एक डीएनए स्ट्रैंड की और दूसरे डीएनए स्ट्रैंड की, वो हमेशा एक ही डिस्टेंस की होंगी, यानी कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन C1 प्राइम शुगर की जो C1 कार्बन है और दूसरे का जो C1 कार्बन होगा, उनके दरमियान डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो मैं कोई इसका डिस्टेंस नहीं पूछने वाला, लेकिन जस्ट मकसद ये है कि जब इसकी पेयरिंग अकॉर्डिंग टू दी कन्वेंशन होगी और राइट पेयरिंग होगी, ए टी के साथ, टी ए के साथ, जी सी के साथ पेयर अप होगा, बॉन्ड बने होंगे, तो वो दोनों की बैकबोन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। उसको हम दूसरे लफ्ज़ में कह सकते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा। अगर ये बॉन्ड जो है दो स्ट्रैंड के दरमियान ये किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, तो डीएनए जो है वो क्या उसको कहते हैं, अब उसकी अब नॉर्मल कन्फर्मेशन हो गया, उसका स्ट्रक्चर स्टेबलाइज नहीं रहा। तो अब नॉर्मल डीएनए स्ट्रक्चर के इन रियल लाइफ वो बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं। डीएनए म्यूटेशन हो जाए तो कैंसर हो सकते हैं और सो मैनी अदर इश्यूज। तो फिलहाल हम उस डिबेट में नहीं जा रहे। तो फिर एक और कन्वेंशन जो इसमें बोली जाती है वो है कि इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड इज नोन द अदर स्ट्रैंड कैन बी रिड्यूस। ऑलरेडी मैंने बताया आपको, स्ट्रैंड्स आर डेजिग्नेटेड एज प्लस एंड माइनस। तो वो जो 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में सीक्वेंस लिखा होता है उसको आप कह सकते हैं कि दैट इज द पॉजिटिव स्ट्रैंड, ठीक है। तो उसका जो अपोजिट है कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड, उसको आप कह सकते हैं दैट इज द नेगेटिव स्ट्रैंड, ठीक हो गया। तो ये भी एक कन्वेंशन बोली जाती है। फिर है कि एंड आरएनए मॉलिक्यूल कंप्लीमेंट्री टू द माइनस स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन आगे चल के आपको पढ़ाएंगे कि क्या होती है ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन इस यहाँ पर रेलेवेंस सिर्फ इतना ही है कि डीएनए से आरएनए बनने का जो अमल होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब भी कोई डीएनए या उसके जीन्स एक्सप्रेस होने होते हैं तो वो ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो आगे जो चीज़ें मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी हैं, तो ये आपका टाइम अब ख़त्म हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो स्टार्ट करना है वो है कि डीएनए जो है उसको आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को। तो आपने ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए की सेपरेशन से पहले तक का जो प्रोसेस है उसको आपने ज़रा पढ़ना है। तो होपफुली ये वीडियो आप दोबारा सुन के भी इसको कर सकते हैं, ठीक है।